Hello everyone, this is your friend Shiranj Goyal and let's start today's video. So today is 15th October. अब 2.5 months बचे हैं for the people जो मुझे शुरुआत से देख रहे हैं उनके एग्जाम। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑफ अ स्ट्रेटजी विच यू कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम। तो अब वो टाइम आ गया है जब आपको बहुत कम ही चीज़ें याद आ रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बट यही टाइम है जब आपको अपनी रिटेनिंग पावर पर ज़्यादा काम कर रहा है रेदर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपने 6 से 8 महीने अब यूज़ कर लिए हैं फॉर योर क्लासेस एंड अब टाइम है उन क्लासेस को साइड में रखने का एंड सारे वीडियो लेक्चर्स को साइड में रखने का और अपने सेल्फ स्टडी को टाइम देने का। आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर रिलाई करेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। मेरा आपको सबसे पहला प्रिकॉशन ये रहेगा कि आप कोई भी वीडियो लेक्चर का यूज़ ना करें फॉर योर रिविजन्स। जो भी रिवीजन आपको करना है, जो भी पढ़ना है, वो आप खुद पढ़ें अपने आप से, अपनी बुक से। क्योंकि होता क्या है कि जब हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो से ज़्यादा हम ग्रैब नहीं कर पाते, अपनी मेमोरी में डाल नहीं पाते रेदर देन जब हम कोई भी चीज़ खुद पढ़ते हैं। खुद पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हमें याद रहती है रेदर देन कोई भी वीडियो, क्योंकि वीडियो तो हम यूट्यूब पर बहुत सारी देखते रहते हैं। तो आपको अपनी रिटेनिंग पावर पर काम कैसे करना है? 2 तरीके हैं, दोनों ही यूज़ करने हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ रिविजन्स एंड सेकंड इज क्वेश्चन सॉल्विंग। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे बेटर स्कोर करने के एंड एग्जाम में चीज़ों को याद रखने के। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको ये करना है कि अपने टाइम के साथ अपने नंबर ऑफ रिवीजन को प्लान करना है। अब हो सकता है आपका पहले ही कोर्स खत्म हो गया हो या फिर आपका अभी भी कोर्स खत्म ना हो। दोनों ही सिचुएशन में आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करके अपना प्लान और बना सकते हैं अच्छा, अगर आपने पहले से बना लिए, और अगर नहीं बनाया तो आप इसको यूज़ करके उसे बिगनिंग से। तो अगर मैं आज के दिन से लेता हूँ, आज है 15th अक्टूबर और कल है 16, तो इस वाले महीने के मेरे पास 15 दिन हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं मेरे पास, तो टोटल होते हैं 75 डेज। अब हमें करना क्या है, इन 75 डेज को नंबर ऑफ रिविजन्स में ख़त्म करना है। कैसे? सपोज करिए मैंने मान लिया कि मुझे 3 रिवीजन तो करने ही करने हैं कैसे भी करके, तो अब मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि मैं सबसे पहला रिवीजन कितने टाइम में कर सकता हूँ और कितने टाइम में मुझे कर लेना चाहिए ताकि मेरे 3 रिवीजन कंप्लीट हो जाए। जैसे अभी अगर बात करें तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट के 6 सब्जेक्ट कवर करने हैं मुझे 3 बार इन 75 डेज में। और ये हमें याद रखना है कि 75 डेज के जस्ट बाद वाला जो दिन है उस दिन मेरा एग्जाम है, या फिर उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है। तो वो 2-3 दिन जो भी मेरे होंगे वो तो मैं वैसे ही जो अपना एग्जाम है उसके लिए, जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए यूज़ करूंगा, तो वो दिन मैं वैसे ही काउंट नहीं कर सकता अपने रिवीजन के लिए। हाँ, एक चीज़ और जो हमें याद रखनी है वो ये है कि पहला रिवीजन और दूसरे रिवीजन का जो टाइम पीरियड होगा उसमें दूसरे रिवीजन का टाइम कम होगा। अगर मैं पहला रिवीजन 10 डेज में करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सेकेंड रिवीजन मुझे 5 या 6 डेज में कंप्लीट कर देना है। अब मेरे पास 6 सब्जेक्ट हैं, 75 डेज है, तो मैं रैंडम ऐसे ही गैस करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे 30 डेज में अपना रिवीजन 1 कंप्लीट करना चाहिए या मैक्स टू मैक्स 40 डेज में। अब 30 डेज में अगर मैं करूँगा तो मेरे पास एक सब्जेक्ट के लिए 5 डेज बनते हैं, या फिर अगर मैं 40 डेज में करता हूँ तो अप्रॉक्स 6 या 7 डेज मैं एक सब्जेक्ट को दे सकता हूँ। अभी मैं 30 डेज के हिसाब से चलते हैं, फिर बाद में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 5 डेज है मेरे पास एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं 2 सब्जेक्ट को साथ में पढ़ूँ या 3 सब्जेक्ट को साथ में पढ़ूँ 15 दिन में या 10 दिन में 3 या 2 सब्जेक्ट खत्म करूँ, या फिर मैं हर 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करूँ। मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे ये रहेगा कि आप 2 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का ज़्यादा हो जाते हैं, 2 सब्जेक्ट का पेयर बनाइए जिसमें एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल रखिए एंड 10 डेज लीजिए 2 सब्जेक्ट को खत्म करने में। इसमें आप क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को 10 दिन दे पाएंगे रेदर देन 5 दिन में कोई भी सब्जेक्ट खत्म करना। बट अगर आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है अपने लिए कि मैं 5 दिन में एक सब्जेक्ट जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर दूं और वो मुझे ज़्यादा रिटेन रहेगा, तो आप वो करिए। अगर मैं 10 दिन 2 सब्जेक्ट को देता हूं तो मैं हर सब्जेक्ट के साथ 10 डेज ले सकता हूं रेदर देन मैं 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर दूं। बट अगर आपको लगता है आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि आप 5 दिन में एक सब्जेक्ट करते हो और वो आपको ज़्यादा रिटेन रहेगा, तो वो आप फॉलो करिए। बट मैंने ऐसा ही किया था ताकि मुझे एक सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा टाइम मिल पाए। मेरे पास ज़्यादा टाइम था रिवीजन के लिए, 4 महीने थे, 4 या 3.5 महीने थे, तो मैंने एक सब्जेक्ट को 10 डेज दिए थे। मीन्स मैं 20 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म कर रहा था अपने फर्स्ट रिवीजन में। बट अब यहाँ पे थोड़ा टाइम कम है, तो इस वजह से अगर मेरा पेपर होता जनवरी में तो मैं ये ही करता कि 5 या 6 दिन में जो भी मुझे फिजिबल लग रहा है अपना एक सब्जेक्ट खत्म करूँ, और जिसमें कि मैं 10 या 12 दिन लूँगा जिसमें मैं 2 सब्जेक्ट खत्म करूँगा। अब 2 सब्जेक्ट में मुझे क्या करना है, एक प्रैक्टिकल लूँगा और एक थ्योरी लूँगा ताकि मैं आपस में उन्हें स्विच कर पाऊँ।
जैसे मैं पहले प्रैक्टिकल पढ़ना शुरू कर दूंगा सुबह ताकि मुझे नींद ना आए, फिर मैं थ्योरी पढ़ लूँगा अपनी कॉफ़ी पीते पीते दोपहर में, और फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल कर लूँगा, फिर थ्योरी कर लूँगा। या फिर मैं अगर बोर हो रहा हूँ थ्योरी से तो मैं प्रैक्टिकल कर लूँगा। प्रैक्टिकल मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया, थ्योरी पढ़ने का याद करने का मन कर रहा है तो मैं वो कर लूँगा। ऐसा भी होता है कि हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं तो क्या है, हमारा माइंड वो होता है ना, हम जब याद करते हैं तो बहुत सारा मैटर हो जाता है याद करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लीजिए ताकि आपका दिमाग थोड़ा डाउन हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, और देन उसके बाद आप और भी चीज़ें याद कर सकते हैं, अपना थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा दिमाग लगाकर ऐसा कुछ करने का कोशिश किया था, और मैंने सक्सेसफुली अपना रिवीजन 1 ख़त्म किया था विद इन 80 डेज, क्योंकि मेरे पास 8 सब्जेक्ट थे। 80 डेज ज़्यादा हो गए, बट स्टिल मेरे पास टाइम था और मैं कर सकता था, तो मैंने वैसा किया। बात करते हैं अपने सेकंड रिवीजन की। अगर आपका फर्स्ट रिवीजन 5 डेज का है तो आपका सेकंड रिवीजन 3 या 4 डेज का होना चाहिए। 4 डेज भी नहीं है हमारे पास अगर मैं 30 डेज हटा दूं तो हमारे पास 45 डेज बचते हैं अपने बाकी के 2 रिवीजन के लिए। तो आपको अपना सेकंड रिवीजन मेरे हिसाब से 3 या 4 डेज में कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम 3 डेज के हिसाब से लेते हैं तो आपके 18 डेज जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास 45 माइनस 18, 5 में से 8 गया 37, और 27 डेज आपके पास बचेंगे। 27 डेज तो काफ़ी होते हैं तीसरे रिवीजन के लिए, हो सकता है आप चौथा रिवीजन भी कर दो अपना। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, या तो फर्स्ट रिवीजन में या सेकंड रिवीजन से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे कब तक पढ़ते रहेंगे हम, एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दूसरी बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट देकर हमें अपने आप को इवैल्यूएशन करने का मौका मिलता है, और जिससे हमारे ऊपर एक प्रेशर भी रहता है कि हाँ, हम इस टारगेट के लिए पढ़ रहे हैं, हमें ये टेस्ट देना है तो हमें इसमें अच्छा स्कोर करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है, थोड़ी एफिशिएंसी ज़्यादा आती है और थोड़ा मतलब फोकस ज़्यादा रहता है हमारा पढ़ने के लिए। आपको या तो फर्स्ट या सेकंड रिवीजन से मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। अगर आप फर्स्ट रिवीजन आराम से करना चाहते हो तो आप वो करिए, और सेकंड रिवीजन में 3 डेज का एक रिवीजन देकर चौथे दिन आप टेस्ट दीजिए। चौथे दिन आप क्या करेंगे, आपके ऊपर है, या तो आप पहले शुरू में ही टेस्ट दे दीजिए, या फिर आप पूरा एक दिन लेकर उसे रिवाइज करके रात को या शाम को टेस्ट दे दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब आप सपोज करिए आपने 18 दिन ले लिए सेकंड रिवीजन, तो आपके पास बचते हैं 27 डेज। 27 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको 3 चीजें उठानी है, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे खत्म कर जितने भी आपके पास हैं। इसमें इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने लिए जो डाउनलोड किए थे सारे एमटीपीज, आरटीपीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उन सबका एक आर्काइव बना के नीचे डाल रहा हूँ लिंक में, ताकि आप उसे यूज़ कर सकें और आपको बहुत सारे एमटीपी, आरटीपी आईसीआई की वेबसाइट से जाके डाउनलोड ना करने पड़े। और प्रीवियस ईयर वैसे ही ज़्यादा पुराने मिल नहीं पाते हैं, तो आप मेरे वाले ले लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो उन्हें आपको यूज़ करना है, और लास्ट के 27 डेज में आपको सारे एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म करने हैं। ये भी आप कैसे करेंगे, सपोज करिए आपके पास 4 एमटीपीज हैं, 4 एमटीपी के सेट हैं, मतलब 8 एमटीपीज हैं, 4 अटेम्प्ट के एमटीपीज, हर अटेम्प्ट में 2 आते हैं, तो आपके पास 8 एमटीपी हैं। और इसी तरीके से आपके पास 4 आरटीपीज हैं, और इसी तरीके से आपके पास 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कितने होगा ये? 8, 4 और 4 16। तो ये तो बहुत कम है, आपको और भी अटेम्प्ट के लेने चाहिए मेरे हिसाब से। सपोज करिए आपके इस अटेम्प्ट के भी है जो आ गए, वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं, 2, 1 और 1, तो आपके पास कितने हो गए? 20 पेपर्स हो गए पर सब्जेक्ट, 20 पेपर्स पर सब्जेक्ट हो गए, जो कि आपको इन 27 डेज में ख़त्म करने हैं। अब वो आप कैसे करेंगे? आप चलो अगर हम 4 अटेम्प्ट के ही लेते हैं जिसमें 60 पेपर पर सब्जेक्ट है, 16 इंटू 6 96 होता है। 27 डेज में 96 पेपर्स आपको खत्म करने। अगर हम डिवाइड लगाते हैं तो अप्रॉक्स 3 to 4 पेपर्स आपको दिन के करने हैं। ये भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। मैंने 3 पेपर किए थे दिन के, 3 या 4 ही किए थे मैंने भी, 2 तो नहीं करे थे, 3 या 4 दिन के पेपर करे थे। शुरू में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लगता था कि यार ये हो नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि प्रैक्टिकल आ गया तो फिर सारी क्वेश्चन करके देखने पड़ते हैं, तभी मज़ा आता है। थ्योरी आता है तो थोड़ा ईजी पड़ता है, इसमें भी वही करना। सबसे बेस्ट इसमें ये मत करना प्रैक्टिकल थ्योरी ले रहे हो, इसमें आप ग्रुप वाइज जाना कि 3 मुझे खत्म करने, एक ग्रुप खत्म और दूसरे दिन दूसरा ग्रुप खत्म। तो हर 2 दिन में आप एक बार अपना पूरा इंटरमीडिएट का एग्जाम खत्म कर रहे हो एक तरीके से। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या है, शुरुआत में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, बट क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होते रहते हैं और मैटर आपको याद होने लगता है क्वेश्चन में क्या कैसे लिखना होता है, तो बाद में जो आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है आप दिन में 4 भी कर पाओ या 5 भी कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन इतने रिपीट होने लगते हैं कभी कभी कि पता होता है कि यार ये वही क्वेश्चन है, वहाँ पे अभी याद करके आया हूँ, तो उसे छोड़ते हैं। इसी तरीके से आपको 3 रिवीजन करने हैं और
आपको ये याद रखना है कि जो आपका तीसरा रिवीजन है वो थ्रू एमटीपी, आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। अब कुछ बातें आपको हैं जो याद रखनी है कि नंबर ऑफ रिवीजन आप अपने टाइम ड्यूरेशन अपनी पोटेंशियल के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, बट 2 से कम रिवीजन तो आपको नहीं करने हैं। एक रिवीजन करके कोई एग्जाम में नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब आप एमटीपी, आरटीपी या फिर कहीं पे भी आप कोई आंसर पढ़ रहे हैं जो सजेस्टेड है बाय आईसीएआई या फिर कोई प्रॉपर आंसर है और आपको लग रहा है कि यार, हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सा आंसर, बहुत अच्छा सा आंसर लग रहा है और हो सकता है शायद ये एग्जाम में ही आ जाए, तो आप क्या करिए, आप वैसे भी सब हम अपने लैपटॉप पे पढ़ रहे होते हैं मोस्ट ऑफ अस, बहुत कम ही अब बुक से पढ़ते हैं। मतलब जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला एरिया होता है मोस्टली हम एमटीपी, आरटीपी डाउनलोड करके उनके आंसर भी डाउनलोड करके ही देखते हैं। बट अगर आपके पास बुक है तो और अच्छा, आप उसमें मार्क कर सकते हैं कि ये मुझे लग रहा था कि एग्जाम में आ सकता है। बट अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो मैंने इसमें क्या किया था, एक क्लिपिंग टूल होता है सबके लैपटॉप में, जिससे कि आप एक एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप उस आंसर का एक क्लिप लेकर और उसे एज अ स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। मैंने अपने, जो मैं आपको शेयर करूंगा आर्काइव, उसमें एक फोल्डर उसका भी होगा जो मुझे लग रहा था कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं जो शायद आ सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने अपना एक चैप्टर भी किया था जो जनरल क्लॉजेज एक्ट होता है, जो कोई भी नहीं पढ़ के जाता और मैं भी नहीं पढ़ के गया था क्योंकि वो समझ कम आता है। और उसमें क्या है, वो लैटिन फ्रेजेस वगैरह हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं जमते हैं, याद नहीं होते। तो मैंने उसमें ये करा था कि मैं सारे एमटीपी, आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता हूँ और जनरल क्लॉजेज एक्ट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी मतलब रिपीट हो रहे होंगे या फिर जो मुझे याद नहीं हो रहे हैं, उनमें मैं क्या करूँगा, अब एक स्क्रीनशॉट लूंगा और उन्हें अपने फोल्डर में सेव कर लूंगा। और मैंने यही किया था और एग्जाम में जाने से पहले मैंने सारे पढ़ लिए थे, क्योंकि बहुत सारे रिपीट होते हैं तो वैसे ही पता होता है इनके आंसर क्या है। बट जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो मुझे मतलब लग रहा है कि ये मुझे याद भी ठीक से नहीं हो पा रहा है और मेरा एग्जाम से पहले देख कर जाना भी ज़रूरी है, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उस फोल्डर में सेव कर लिया, जो मैं एग्जाम से पहले देख कर गया था। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हो। हर चैप्टर में जब भी आपको ये फील आ जाए कि यार एक आंसर, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर अच्छा है और मुझे याद भी नहीं हो रहा है, या फिर मतलब अच्छा है, मुझे ये देखना है एग्जाम से पहले, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फोल्डर में सेव करिए और सुबह एग्जाम देने से पहले एक बार उन सब आंसर्स को रीड करके जाइए। मोस्टली आप सबके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि हम एग्जाम से पहले कुछ चीज़ ऐसी पढ़ जाते हैं जो तुरंत हमें एग्जाम क्वेश्चन पेपर में मिल जाती है। मेरे साथ बहुत हुआ है ये, फाउंडेशन में भी और इंटर में भी। तो होपफुली आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए और कहीं ना कहीं जब आप इतनी मेहनत करोगे तो ऐसा होगा ही। एक चीज़ और, अब सारे एग्जाम में एमसीक्यू आ गए हैं तो एमसीक्यू से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू ये वो वाले एमसीक्यू नहीं है जो आपने मैथ्स में फाउंडेशन में पढ़े होंगे। मतलब इनको सॉल्व करने की अप्रोच बहुत अलग नहीं होती है कि एलिमिनेट करके सॉल्व करना है या फिर मतलब कुछ ट्रिक्स लगा के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। नॉर्मल अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो वो एमसीक्यू आप कर लेंगे। जैसे नॉर्मल थ्योरी के एमसीक्यू आ रहे हैं कि मतलब अगर कंपनीज एक्ट में देखें तो फिर सपोज करिए एक सेक्शन से रिलेटेड है, तो कौन से सेक्शन में एजीएम से रिलेटेड, अगर बहुत ही सिंपल चीज़ में पूछूं, कौन से सेक्शन में एजीएम से रिलेटेड प्रोविजंस लिखे हुए हैं, तो आई थिंक शायद सेक्शन 96 है और वो ऑप्शन में आपको मतलब आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। इस टाइप की चीज़ें आती हैं, ये नहीं कि आपको कोई ट्रिक लगानी पड़ रही है क्वेश्चन में, नहीं तो वो सॉल्व नहीं होगा। और आपके पास टाइम लिमिट भी है 3 घंटे की, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले सारे एमसीक्यू आते हैं और अगर वो सॉल्व नहीं होंगे तो फिर नहीं ही होंगे, आपको मतलब आता नहीं है वो पार्ट। तो इस वजह से एमसीक्यू के लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे हम डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर के लिए पढ़ाई करते हैं, सेम टू सेम वैसी पढ़ाई करिए। एमसीक्यू जैसे आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे एमटीपी, आरटीपीज में आपको अपने आप मिल जाएंगे, उन्हें सॉल्व कर लिए। और बाकी मतलब एमसीक्यू के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर एमसीक्यू तो है नहीं। 30% मार्क्स हैं एमसीक्यू के और बाकी तो डेस्क्रिप्टिव ही है। तो अगर 100% होता तो ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो और हो सकता है उनमें से कुछ आ जाए देखे हुए तो काम बन जाए। ऐसा भी नहीं होना है, डेस्क्रिप्टिव भी सॉल्व करने हैं, तो इस वजह से डेस्क्रिप्टिव पर ज़्यादा फोकस रखिए। एमसीक्यू आपके अपने आप कवर हो जाएंगे। हमारे टैक्स के पेपर में एमसीक्यू थे इंटर में और हमारे ईएएस एसएम के पेपर में भी थे। तो इन दोनों में हमने एमसीक्यू की प्रिपरेशन नहीं करी, क्योंकि अगर आपको आता है तो आता है। ईएएस एसएम में करी थी, क्योंकि एसएम में क्या केस स्टडीज होती हैं और वो रिपीट होने के भी थोड़े चांसेस होते हैं, तो वो मैंने करी थी। और बाकी कहीं पे भी मैंने एमसीक्यू की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी और केस स्टडी सॉल्व करना भी मुश्किल होता था एसएम की। इस वजह से भी ये भी एक रीज़न था, मैंने प्रैक्टिस करी थी अच्छी खासी एमसीक्यूज की, क्योंकि केस स्टडीज थोड़ी डिफिकल्ट थी एसएम। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बस ना सब आप अगर कर लेते हैं
तो आपका काम हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे अपने पेपर में और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप एंटर कर रहे होंगे एग्जाम हॉल। सिंपल सा यही प्रोसेस है कि चीज़ों को रिपीट करना है और फोकस से रिपीट करना है और एक टारगेट के लिए रिपीट करना है। टारगेट क्या है कि आप मॉक टेस्ट देंगे जिसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे, बुरा स्कोर करेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन आएगा कि पढ़ना है मुझे और ढंग से पढ़ना है और आपको अपनी कमियां भी पता पड़ती है मॉक टेस्ट। तो इस वजह से बस यही प्रोसेस है सिंपल सा, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मतलब झंडे नहीं गाड़ने हैं। आराम से बैठ कर पढ़िए, चिल होकर पढ़िए और अपना फोकस हमेशा सेट रखिए। और भूलिएगा मत चेकआउट करना जो मैंने मटेरियल आपके साथ शेयर करा है, इससे आपको इधर उधर से MTP RTP डाउनलोड करने की नीड नहीं रहेगी और आप इसे रेफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड है मेरे अटैम्प्ट से लेकर आपके अटैम्प्ट तक। मैंने अपने अटैम्प्ट के पिछले 3 या 4 अटैम्प्ट कवर किए थे, मेरा अटैम्प्ट, उसके बाद मे वाला और आपका, ये सारे यहाँ तक अप टू डेट है MTP RTP और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।